1893 से 1897 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, ये 22वें, जब 1885 में बने थे तो ये 22वें थे और 1893 में ये 24 आता है। कौन सा एसिड? तो एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3COOH। ओके, तो ऑप्शन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकंड दिशा से आ रही है। ठीक है, और इसी वस्तु पर कोई बल लगाया जा रहा है, किस दिशा से? तो इधर से आने वाले दिशा से। ठीक है, यहाँ से कोई बल लगाया जा रहा है, तो इस वस्तु के साथ क्या होगा? इसकी गति क्या होगी? जल का जो बहाव है, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पत्थर लगा देते हैं ना, पत्थर लगा देते हैं। और आसपास की जो मिट्टी है जिसमें घास वगैरह उगे हुए हैं, उस घास को काट करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? लगा देते हैं। तो रास्ता है इसका, यह कुछ इस प्रकार से बन जाता है, इस शेप में बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। और देखिए, यह जो है सर्प के जैसा ही इसका जो रास्ता है वह बनता है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। और आज हम लोग जीके जीएक्स का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। और सभी सवाल जो हैं प्रीवियस ईयर के सवालों पर आधारित होंगे और हर एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। बाकी आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया या फिर जो प्रतिक्रिया है यह कितने प्रकार के होते हैं। तो जो रिएक्शन है यह कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला हमारा रासायनिक प्रतिक्रिया। और दूसरा कौन सा होता है? भौतिक प्रतिक्रिया। दूसरा कौन सा होता है? तो भौतिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया कैसी होती है? यह जो है इरिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? तो रिवर्सिबल होती है, यानी कि इसमें जो है यह जो है अस्थाई, यह जो है कैसी होती है? तो अस्थाई बदलाव होती है। यह कैसी होती है? अस्थाई बदलाव होती है। अर्थात अगर यह चेंज हो जाए तो यह फिर से अपने रूप में वापस नहीं आती है। यह अगर चेंज हो जाए तो फिर से अपने रूप में वापस नहीं होती है। जबकि जो भौतिक प्रतिक्रिया है यह कैसी होती है? यह रिवर्सिबल होती है। यह कैसी होती है? तो यह जो है रिवर्सिबल होती है, यानी कि यह जो है अस्थाई। यह कैसी है? तो यह अस्थाई बदलाव या अस्थाई परिवर्तन होती है। ओके, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। तो जो लकड़ी है अगर यह जल गई तो क्या यह फिर से लकड़ी बनेगी? तो ऑब्वियसली नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम लोग भौतिक परिवर्तन की बात करें, भौतिक बदलाव की बात करें, जैसे बर्फ़ का पिघलना, जैसे क्या हो जाएगा? तो बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ अगर पिघल रहा है तो इसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग जमा सकते हैं। तो इसलिए यह कैसी परिवर्तन हो जाएगी? भौतिक परिवर्तन, भौतिक प्रतिक्रिया। जबकि जो लकड़ी है, लकड़ी अगर जल गई तो हम लोग उस राख से फिर से लकड़ी को नहीं बना सकते, और इसलिए यह कैसी प्रतिक्रिया हो जाएगी? रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो प्रतिक्रिया 2 तरह के होंगे, कौन कौन से? रासायनिक और भौतिक। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे वापस। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बर्फ़ का पिघलना, तो बर्फ़ का पिघलना कैसी हो जाएगी? भौतिक प्रतिक्रिया। गीले कपड़े का सूखना, तो यह भी हमारा कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन भी क्या हो जाएगा? तो भौतिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा बच जाता है? मक्खन का खट्टा होना, और मक्खन का खट्टा होना ही हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान होती है? तो जो सीजियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उसके समान कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा हो जाएगा पोटेशियम। कौन सा हो जाएगा? तो पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का अगर हम लोग बात करें परमाणु संख्या की, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है।
और इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, क्या करें तो इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास करें तो इलेक्ट्रिक विन्यास इसका कितना हो जाएगा 2881। ओके, कितना हो जाएगा तो 2881। वहीं अगर हम लोग सीजीएम की बात करें तो सीजीएम का जो परमाणु संख्या है, सीजीएम का परमाणु संख्या कितना है 55 है। याद रखिएगा सीजीएम का परमाणु संख्या कितना है 55 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भूमि तथा भवन पर लगने वाले कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची से सूचीबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जो भूमि है तथा जो भवन पर कर लगता है वह किस सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सूची कितने प्रकार के होते हैं। जो सूची है, सूची जो है यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो सबसे पहले केंद्र सूची, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा केंद्र सूची। दूसरा कौन सा हो जाएगा राज्य सूची। और तीसरा कौन सा हो जाएगा समवर्ती सूची। तीसरा कौन सा हो जाएगा तो समवर्ती सूची। राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। केंद्र के अंदर कौन कौन सा आ जाता है तो केंद्र के अंदर जैसे रक्षा से संबंधित हो गया, रक्षा से संबंधित मामले हो गए, परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो मामले हैं, परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो मामले हैं। ठीक है, इसके अलावा विदेश नीति, विदेश नीति, विदेश नीति यह भी किसके अंतर्गत आता है केंद्र के अंतर्गत आता है। रेलवे है ना, रेलवे जिसका हम लोग एग्ज़ाम भी दे रहे हैं यह भी किसके अंदर आएगा केंद्र के अंदर आएगा। साथ ही साथ डाक सेवा से रिलेटेड जो भी मामले हैं वह सभी किसके अंदर आते हैं तो केंद्र के अंदर आएंगे, केंद्र सूची के अंदर आते हैं। वहीं अगर हम लोग राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा तो पुलिस है ना, पुलिस आ जाएगा राज्य सूची के अंदर। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी है, स्वास्थ्य से रिलेटेड यह भी किसके अंदर आएगा राज्य सूची के अंदर आएगा। कृषि हो गया, कृषि हो गया। इसके बाद शिक्षा, शिक्षा ठीक है। और जो राजस्व है, जो राजस्व है यानी भूमि कर जो है यह भी किसके अंतर्गत आता है राज्य के अंतर्गत आता है। साथ ही याद रखिएगा जो शिक्षा है तो राज्य के अंदर कौन सी शिक्षा आती है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा किसके अंतर्गत आती है तो राज्य के अंतर्गत आती है। वहीं अगर हम लोग समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची के अंदर भी शिक्षा होगा, समवर्ती सूची के भी अंदर शिक्षा होगा, लेकिन यह कैसा शिक्षा होगा तो उच्च शिक्षा। ओके, कौन सी शिक्षा होगी तो उच्च शिक्षा किसके अंदर आ जाएगी समवर्ती सूची के अंतर्गत। और इसके अलावा कौन सा आ जाएगा यहाँ पर तो दिवालियापन से रिलेटेड जो भी कानून है, दिवालियापन से रिलेटेड जो भी कानून है यह भी किस सूची के अंतर्गत आएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। आपराधिक कानून, आपराधिक कानून ये भी किस सूची के अंदर आ जाएगा तो समवर्ती सूची के ही अंदर आएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भूमि तथा भवन पर कर लगने में कर जो लगेगा तो यह किसके सूची के अंतर्गत आता है तो यह जो है किसके सूची के अंतर्गत आ जाएगा, यह राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। यह किसके अंतर्गत आ जाएगा तो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अकबर डैश वर्ष की अवस्था में सम्राट बना। तो अकबर जो है कितने वर्ष की अवस्था में सम्राट बना था तो अकबर जो है 13 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में तो 13 वर्ष की अवस्था में जो है यहाँ पर सम्राट बन गया था। ओके, इसी के साथ याद रखिएगा जो अकबर है जब सम्राट बना था तो इसका जो अंगरक्षक है कौन था बैरम खान। कौन था तो बैरम खान जो है इसका अंगरक्षक था। और यह सम्राट कब बना था तो 1556 में। कब बना था 1556 में। और इसी समय जो है पानीपत का कौन सा तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में तो हेमू के बीच, हेमू और अकबर के सेना के बीच में, हेमू और अकबर के सेना के बीच में है ना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था तो बैरम खान कर रहा था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें कि हेमू जो है क्या हो जाता है पराजित हो जाता है। हेमू क्या हो जाता है तो पराजित हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, हेमू और अकबर के सेना के बीच में हुआ था। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। तो जो सुल्तान महमूद है यह कहाँ का शासक था, यह गजनी का शासक था। कहाँ का शासक था तो यह जो है गजनी का शासक था।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिन्हें डैश कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो नदी है ना, नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग बनाती है। मोड़दार मार्ग मतलब कि कुछ इस प्रकार से मार्ग वह बना करके आगे बढ़ती है, ठीक है। इस प्रकार के मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं, ठीक है। अपरदन के कारण जो है यहाँ पर जो रास्ता है इसका यह कुछ इस प्रकार से बन जाता है, इस शेप में बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। और देखिए यह जो है सर्प के जैसा ही इसका जो रास्ता है वह बनता है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है जल का जो बहाव है इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पत्थर लगा देते हैं, है ना। पत्थर लगा देते हैं और आसपास की जो मिट्टी है जिसमें घास वगैरह उगे हुए हैं उस घास को काट करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? लगा देते हैं, जिससे कि इस पानी के बहाव को रोका जाए। तो इस पूरा प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इस पूरा प्रक्रिया को समोच्च रेख्य रोधिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च रेख्य रोधिकाएं कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? बहते हुए जल को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह डाल करके रोकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो समोच्च रेख्य रोधिकाएं कहते हैं। ओके, इससे क्या होता है? तो मृदा संरक्षण भी हो जाता है, ठीक है। मृदा संरक्षण हो गया। अब जो बहाव है वो क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा। तो आसपास की जो मिट्टी है वो जो है बहने से बच जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मृदा संरक्षण भी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे कहते हैं। तो जो गुहा के वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? तो इसका आंसर जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि शैवाल के 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, शैवाल के जो 3 प्रमुख वर्ग हैं कौन कौन से हैं? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। ये तीनों ही कौन से हैं? शैवाल के प्रमुख वर्ग हैं। क्लोरोफाइसी में जो है हरे शैवाल, ठीक है। क्लोरोफाइसी में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? हरे शैवाल पाए जाते हैं। रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी में लाल शैवाल, कौन से? तो लाल शैवाल। और जो फियोफाइसी है इसमें भूरे शैवाल आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो जिम्नोस्पर्म। कौन सा? तो जिम्नोस्पर्म इसमें नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साइकन यानी साइफा स्पेंजिला, स्वच्छ जल स्पंज और यूस्पंजिया बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण हैं? तो यह दोनों किसके उदाहरण हो जाएंगे? पोरीफेरा के उदाहरण हो जाएंगे। किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो पोरीफेरा के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है और यह जो वस्तु है इस दिशा से आ रही है, ठीक है, और इसी वस्तु पर कोई बल लगाया जा रहा है। किस दिशा से? तो इधर से आने वाले दिशा से, ठीक है। यहाँ से कोई बल लगाया जा रहा है तो इस वस्तु के साथ क्या होगा? इसकी गति क्या होगी? बढ़ती है, रुक जाती है, कम होती है या कोई प्रभाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी जो गति है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी गति क्या होगी? तो कम हो जाएगी, है ना। जैसे कोई फुटबॉल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस दिशा में कोई फुटबॉल आ रहा है, ठीक है, और इस फुटबॉल को क्या किया कि किसी ने फोर्स लगाया, किसी ने हाथ लगाया, तो वो फुटबॉल की गति क्या होगी? उस फुटबॉल की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। उस फुटबॉल की गति क्या होगी? कम हो जाएगी। और
अगर ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो वह क्या हो सकती है, रुक भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स की तो बात नहीं है, बस यहाँ पे क्या कह रहा है, बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु क्या होगी, तो हल्का सा अगर बल लग रहा है तो यस उसमें क्या होगा, कम होती है, उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो जो त्वरण है, सबसे पहले त्वरण किसे कहेंगे हम लोग, तो त्वरण कहते हैं हम लोग जो वेग है, वेग में जो बदलाव आता है, वेग में जो बदलाव आता है समय के साथ, किसके साथ, तो समय के साथ, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, त्वरण को इंग्लिश में हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है त्वरण बराबर यानी ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। ओके, v माइनस यू बाई टी। और यहाँ पर जो v है, यह v क्या है, यह v हमारा फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। और u हमारा क्या है, तो u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो त्वरण कैसे निकलेगा हमारा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है, तो त्वरण कैसे निकलेगा हमारा, अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग बटे समय। और अगर हम लोग जानते हैं कि जो वेग है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और टाइम का भी एसआई यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा त्वरण है इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। और इसी के साथ इसका जो फॉर्मूला है यह भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इस फॉर्मूले को भी पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अग्निशामकों में से कौन सी गैस निकलती है। तो जो अग्निशामक है इससे कौन सी गैस निकलती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, चलिए इसी के साथ एग्जाम में कई बार यहाँ पर इसके फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO। ओके, इसके बाद है क्लोरीन। तो क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और नाइट्रोजन का याद रखिएगा N2। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आप लोग को यहाँ पर नाम लिख के दे दिया जाएगा और उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है। तो जो मैग्नीशियम है इसको जब हम लोग जलाते हैं तो यह क्या होता है, यह जलने के साथ ही ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है। ओके, तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला बोले देखें तो Mg+O2। ठीक है, इस तरह से यह रिएक्शन करता है जिससे कि क्या बनकर तैयार हो जाता है, MgO। अब इसको बैलेंस करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 2 इधर भी आ जाएगा और 2 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम है वह जलने के बाद क्या बन जाता है, MgO बन जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भस्म कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग इन सब का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का, सबसे पहले किसका, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, भस्म जो कि मैग्नीशियम के जलने से बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको हम लोग कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो MgO। ठीक है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। कौन सा एसिड, तो एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक
एसिड इसमें पाया जाता है। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई, अतः स्थलीय जल में % से कम होती है। तो जो स्थलीय जल है उसमें लवणता का परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो स्थलीय जल है उसमें लवणता का परसेंटेज जो है 5% से भी कम होता है। किससे कम होता है, तो 5% से भी कम होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें महासागरीय का, महासागरीय जल का लवणता का जो परसेंटेज है यह कितना होता है, तो 35% होता है। इसको हम लोग PPT लिखते हैं, 35 प्रिसिपेट। ओके, वहीं अगर हम लोग बात करें नदी जल का खारापन, नदी जल का खारापन, तो जो नदी जल का खारापन है यह कितना होता है, 0.5 PPT होता है, ठीक है, प्रिसिपेट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो पृथ्वी के विशेषताओं और वर्गीकरण से कौन संबंधित है, जियोमॉर्फोलॉजी। कौन सा हो जाएगा, तो जियोमॉर्फोलॉजी जो है यह किससे संबंधित है, तो पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फोटोन की खोज किसने की। तो जो फोटोन है याद रखिएगा, इस फोटोन की खोज किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। साथ ही याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। कब मिला था, तो 1921 में प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था। तो जो गोल गुंबद है यह किसने अभिकल्पित किया था, तो दाबुल के जो याकूत था, ठीक है, दाबुल के याकूत, दाबुल जो है जगह का नाम है और याकूत वह व्यक्ति है, तो इसी ने जो है गोल गुंबज का अभिकल्पित किया था। और साथ ही याद रखिएगा, यह जो गोल गुंबज है यह कहाँ है, तो यह जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर है, तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। यह जो गोल गुंबज है, यह जो गोल गुंबज है यह जो है मकबरा किसका मकबरा है, तो बीजापुर के जो शासक थे, बीजापुर के जो शासक थे, कौन, तो बीजापुर के शासक कौन थे, मोहम्मद आदिल शाह। कौन, तो मोहम्मद आदिल शाह का यह मकबरा है, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह का यह मकबरा है। और इसका निर्माण कब कराया गया था, तो इसका निर्माण 1656 में जो वास्तुकार थे याकूत, है ना, इसी ने इसका जो निर्माण किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, SAAIRC कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है। तो जो कृषि केंद्र है यह कहाँ स्थित है, ढाका में स्थित है। बांग्लादेश का जो ढाका है वहाँ पर स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन हैं। तो जो राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं वो कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। कौन होते हैं, तो महाधिवक्ता होते हैं। ओके, और यही जो है महाधिवक्ता जो है यह जो है राज्य सरकार का कानून सलाहकार भी होता है। कानून सलाहकार भी होता है। ओके, जो महाधिवक्ता है वह क्या होता है, तो राज्य सरकार का कानून सलाहकार भी होता है और यही जो है सर्वोच्च कानून अधिकारी भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एस शब्द निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यह जो एस शब्द है यह जो है लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, तो लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो नेपाल का जो सबसे लोकप्रिय खेल है यह जो है कौन सा है, तो फुटबॉल है। कौन सा है, फुटबॉल है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, तो यह जो गोल गुंबज है यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और इसका निर्माण कब कराया गया था, तो 1656 में कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा अभी हम लोगों ने देखा था
क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में कि पोरीफेरा किससे संबंधित है, तो स्पंज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 का ए किस में है, ऑप्शन नंबर 1 का ए सिर्फ और सिर्फ 2 में ही दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा जो है 2 नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं निटारिया जेलीफिश से रिलेटेड है, मोलास्का जो है यह स्क्विड से रिलेटेड है, और ऑर्थोपोडा जो है सेंटीपीड से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था। तो जो ताजमहल है यह किसके याद में बनाया गया था, मुमताज़ बेगम की याद में बनाया गया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण है वह शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, यह कहाँ स्थित है, तो यह आगरा में यमुना नदी के किनारे, कहाँ पर, तो यमुना नदी के किनारे में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था। तो जो कन्नौज की लड़ाई है, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं किससे हार गया था, शेर शाह सूरी से हार गया था। किससे हार गया था, शेर शाह सूरी से हार गया था। और उसके बाद यह 15 सालों तक अलग अलग जगहों पर जाकर के भटकता रहा था, है ना। अब इसी के साथ अगर हम लोग बात करें हुमायूं का अन्य युद्ध, है ना, तो हुमायूं ने 3 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे, 3 युद्ध। पहला कौन सा, तो पहला जो था रुद्रदेव के साथ, पहला जो है किसके साथ, तो रुद्रदेव के साथ युद्ध इसने किया था। कौन सा युद्ध, तो इसे हम लोग कहते हैं कालिंजर का युद्ध, है ना। कौन सा युद्ध, तो कालिंजर का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, जिसमें रुद्रदेव क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। दूसरा युद्ध इन्होंने शेर शाह सूरी से ही किया था, शेर शाह सूरी से ही किया था। कहाँ पर, तो चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध, तो चौसा का युद्ध, है ना, चौसा का युद्ध में, जिसमें यह जो है हुमायूं जो है नदी में कूद करके अपनी जान बचा लेता है। और इसी चक्कर में जो व्यक्ति इसका जान बचाता है नदी में, उसके कहने पर यह क्या करता है, तो यह चमड़े का सिक्का जारी करवाता है, चमड़े का सिक्का भी जारी करवाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने इसको बचाया था उसी के कहने पर हुमायूं ने चमड़े का सिक्का जो है जारी करवाया था। ठीक है, और तीसरा जो है यह शेरशाह के साथ ही युद्ध किया था, जिसमें इसकी हार हो गई थी कन्नौज में। और इसके बाद यह 15 सालों तक भटकता रहा, और बाद में जाकर के शेरशाह सूरी का जो पुत्र था उसको हरा करके यह जो है गद्दी पर वापस आता है। और फिर 1556 में ही, है ना। अच्छा, ये युद्ध जो है यह 1540 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 1540 में लड़ा गया था। और कालिंजर का जो युद्ध है यह 1531 में, और चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। ठीक है, 1556 में क्या होता है, तो दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। तो जो 7 बहनों का हिस्सा कौन सा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल नहीं होगा। ठीक है, कौन सा नहीं होगा, तो पश्चिम बंगाल नहीं होगा। वहीं अगर हम लोग बात करें कि 7 बहनों में से कौन कौन सा स्टेट आता है, तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा असम, दूसरा कौन सा आ जाएगा, तो असम। ठीक है, तीसरा आ जाएगा हमारा मेघालय, तीसरा कौन सा आ जाएगा, तो मेघालय। चौथा कौन सा स्टेट हो जाएगा, मणिपुर, मणिपुर। ठीक है, पांचवा स्टेट कौन सा हो जाएगा, मिजोरम, मिजोरम। छठा स्टेट यहाँ पर हमारा नागालैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो नागालैंड। और सातवां स्टेट हमारा त्रिपुरा, सातवां कौन सा हो जाएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कथन क्या है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्र विस्तार की भी शुरुआत हुई। और दूसरा कथन यहाँ पर दिया हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। तो यह दोनों ही कथन जो है, यह दोनों ही कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह दोनों ही कथन यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो पानीपत का युद्ध है यह किसके साथ लड़ा गया था, हम लोगों ने देखा था कि पानीपत का युद्ध जो है हेमू के साथ लड़ा गया, हेमू के साथ लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध याद रखिएगा, महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से कौन थे, तो मान सिंह, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में लड़ा गया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? तो सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए टैगोर पुरस्कार दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है, यह जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है टैगोर के 150वें, ठीक है, 150वें जन्मदिन पे हुई थी। ठीक है, 150वां जो जन्मदिन था इसका, उसी के समय जो है सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए टैगोर पुरस्कार दिया जाने लगा था। ठीक है, कब से? तो 2011 से। कब से? तो 2011 से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, खाद मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली, यह नदी किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, जो पंपा नदी है, पंपा नदी केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा में शून्यकाल आमतौर पर कितने बजे होता है? तो जो शून्यकाल है यह प्रश्नकाल के बाद आता है, और यह जो है कब होता है? तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक रहता है। 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक रहता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन्य जीवन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है? तो वन्य जीवन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राजीव गांधी, कौन सा? तो राजीव गांधी वन्य जीवन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और यह भी इसके जन्मदिन के दिवस पे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हिंद स्वराज आंदोलन किसने शुरू किया था? याद रखिएगा, हिंद स्वराज आंदोलन को ही हम लोग होम रूल आंदोलन भी कहते हैं। होम रूल आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, और होम रूल आंदोलन या हिंद स्वराज जो है यह किसने शुरू किया था? तो यह लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। और यह जो है कहाँ पर शुरू किया था? तो पूना में शुरू किया गया था। कहाँ पर? तो पूना में शुरू किया गया था। ठीक है, कब? तो 1916 में। 1916 में। और साथ ही याद रखिएगा, यह जो आंदोलन है यह एक और महिला ने भी शुरू किया था। किसने? तो एनी बेसेंट ने। किसने? तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने 1916 में ही शुरू किया था। कहाँ पर? तो एनी बेसेंट के द्वारा यह सितंबर में अडियार में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? तो अडियार में शुरू किया गया था। जबकि जो लोकमान्य तिलक जी हैं, इन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो इन्होंने अप्रैल में शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो अप्रैल में शुरू किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित गांव बना था? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का जो लानूरा गांव है, कौन सा गांव? तो लानूरा गांव है, यह पहला नकदी रहित गांव बना था। पहला नकदी रहित गांव बना था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कैलिस्टो एम्प्टी एरियल ओस सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। यह जो है कैलिस्टो एम्प्टी और एरियल ओस सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? तो यह जो है फॉन्ट है। क्या है? तो यह जो है क्या है? फॉन्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इंटरनेट तक पहुंचाने में हम लोग को कौन मदद करता है? ISP। कौन करता है? ISP। और ISP का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पावर स्ट्रिप क्या है? तो जो पावर स्ट्रिप है, याद रखिएगा, यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। यह क्या करता है? तो यह क्या करता है? तो यह जो है कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो MS एक्सेल का जो इंसर्ट टैब है, इसमें अनुच्छेद जो है यह इसमें शामिल नहीं है, इसमें मौजूद नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अमेरिकी इतिहास में अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में लगातार 2 बार सेवा दी? गैर नियंत्रण। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो गैर नियंत्रण 2 बार सेवा की है। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ग्रोवर क्लीवलैंड। कौन सा हो जाएगा? तो ग्रोवर क्लीवलैंड। ओके, और अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने 1885 से 89 तक शासन किया था, और उसके बाद 1893 से 1897 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, ये 22वें
जब 1885 में बने थे तो ये 22वें थे और 1893 में ये 24वें राष्ट्रपति थे। ओके, तो ये था आज का हम लोग का क्वेश्चन। और हम लोगों ने कुल यहाँ पर 40 क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है इसमें जीके जीएस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो बनाई थी पार्ट जो सेट 1 है एंड सेट 2 है उसमें 25 क्वेश्चन करके ही था। बट अब हम लोग जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बनाए, जो भी सेट करने वाले हैं, वो टोटल उसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।